खबर है कि भारत अब रूस में अपना एक शहर बसाने की तैयारी में है। बताया गया कि बीते हफ्ते रूस के एक मंत्री भारत आए थे जिनके आगे भारत ने अपनी ये इच्छा जाहिर की। भारत की कोशिश को प्रधानमंत्री की एक्ट फार ईस्ट पॉलिसी की बहुत बड़ी जीत माना जा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि रूस भी चाहता है कि भारत के साथ उसकी दोस्ती और गहरी हो और भारत रूस के व्लादिवोस्तोक शहर के पास अपनी सैटेलाइट सिटी बनाए। मतलब कि वो वहां अपना मेन कंटेनर टर्मिनल, बंदरगाह, सड़कें और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करे और उसके आसपास लोगों को बसाए। भारत को चाहता है रशिया कि वो फार ईस्ट में वहां पर ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करे। व्लादिवोस्तोक रूस के एकदम पूर्वी छोर पर बसा शहर है। वो प्रशांत महासागर में रूस का सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत की कोशिश चेन्नई से व्लादिवोस्तोक तक रूट बनाने की है। अगर ये बन गया तो ये भारत रूस के बीच व्यापार का शॉर्टकट साबित होगा। और तो और व्लादिवोस्तोक में गैस का भंडार भी है। यानी अगर व्लादिवोस्तोक के पास भारत अपनी सैटेलाइट सिटी बना लेता है तो ये उसके लिए मुनाफे का सौदा होगा। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इस डील के जरिए रूस भारत का साथ लेकर चीन को ठिकाने लगाने की कोशिश में भी है, क्योंकि भले ही रूस और चीन अपनी दोस्ती की दुहाई देते न थक रहे हों, लेकिन अंदर की बात यह है कि व्लादिवोस्तोक शहर रूस और चीन के बीच शांत पड़े उस ज्वालामुखी की तरह है जो जितनी देर में फटेगा उतना लावा उगलेगा। क्योंकि चीन के लोगों का मानना है कि व्लादिवोस्तोक पहले चीन का ही हिस्सा था, जिसे रूस ने 1860 में हथिया लिया था। अब माना जा रहा है कि रूस को यह डर है कि कल को जब चीन अमेरिका से हिसाब बराबर कर लेगा तो वो देर सवेर व्लादिवोस्तोक शहर पर भी अपना हमला बोलेगा और रूस के लिए उससे अकेले निपटना मुमकिन नहीं होगा। इसलिए वो भारत का साथ चाहता है। इधर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 14 दिन तक बढ़ा दी। सीबीआई ने कोर्ट में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल तक बढ़ा दी। सीबीआई ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। उधर पुतिन ने मान लिया कि पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों से रूस की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ सकता है। यह दावा रूस की न्यूज एजेंसी टैस ने किया और पुतिन के रूस की अर्थव्यवस्था से जुड़े इस बड़े बयान की जानकारी दी, जिसने जाहिर कर दिया कि पश्चिमी देशों के बैन ने रूस की कमर तोड़ दी। और ये बात कोई और नहीं बल्कि खुद पुतिन ने मानी। कम से कम रूस की न्यूज एजेंसी टैस का तो यही दावा है, जिसने जानकारी दी कि पुतिन ने रूस की अर्थव्यवस्था से जुड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने माना कि पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का रूस की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ सकता है, जिसका असर इस कारोबारी साल में दिख सकता है। जबकि इससे पहले पुतिन ये बात खुलकर मानने से बचते रहे हैं। लेकिन समय के साथ बहुत कुछ बदल गया, क्योंकि शायद ही किसी ने सोचा था कि पिछले साल 24 फरवरी को शुरू हुई जंग इतनी लंबी चलेगी और यूक्रेन की सेना रूस की सेना के सामने खड़ी रह पाएगी। लेकिन एक साल से अधिक हो गया और जंग जारी है। इस बीच पश्चिमी देशों ने रूस पर 11,000 से ज्यादा प्रतिबंध लगाए और रूस के $300 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 24 लाख करोड़ रुपए के विदेशी मुद्रा भंडार को फ्रीज कर दिया। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन ने रूस से तेल आयात पर भी कई तरह के प्रतिबंध लगाए, जिसकी वजह से पिछले साल रूस में आर्थिक मंदी का दौर आने का दावा किया गया। दुनिया के देशों को कर्ज देने वाली संस्था IMF का मानना है कि आने वाला कारोबारी साल रूस के लिए पिछले साल से ज्यादा बुरा होगा। लेकिन रूस ने इन सारी भविष्यवाणियों को मानने से इनकार कर दिया था। पुतिन ने पहले कभी नहीं माना कि आने वाला कारोबारी साल रूस के लिए बुरी खबर लेकर आएगा। उल्टा उन्होंने बयान दिया था कि जंग के बाद रूस की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी है, क्योंकि रूस को पूर्व और दक्षिण के देशों का साथ मिला, जिनमें चीन और अफ्रीकी देश शामिल हैं। खासकर चीन, जिसने रूस से तेल और गैस का आयात किया और उसे डॉलर का विकल्प दिया। लेकिन रूस की न्यूज एजेंसी का यह नया दावा रूस में आने वाली आर्थिक मंदी की ओर संकेत दे रहा, क्योंकि पुतिन ने इस बार खुलकर माना कि पश्चिमी देशों का बैन रूस की अर्थव्यवस्था को बड़ा धक्का दे सकता है। इससे पहले रूस के ही एक बड़े उद्योगपति ने बयान दिया था कि नए कारोबारी साल में रूस के सारे पैसे खत्म हो सकते हैं। इधर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में संसद सदस्यता रद्द होने के मुद्दे पर राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस ने मशाल रैली की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें राहुल गांधी को समर्थन देने बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता पहुंचे। मशाल रैली के खत्म होने के बाद सभी बड़े नेताओं ने भाषण देना शुरू किया। लेकिन जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम भाषण देने लगे, उस वक्त मंच पर क्षमता से ज्यादा लोग पहुंच गए और फिर मंच अचानक टूट गया। इसके बाद जो हुआ, सिर्फ 3 मिनट के ब्रेक के बाद भी सम्मानित किया गया, जिन्होंने अलग अलग मुकदमों को सुलझाने में अहम भूमिका निभाई। उधर ईरान के मीडिया ने दावा किया कि ओमान की खाड़ी में घुसे अमेरिकी विमान को ईरान की सेना ने खदेड़ दिया। पिछले साल दिसंबर और इस साल जनवरी में अमेरिका और ब्रिटेन की नौसेना ने मिलकर ओमान की खाड़ी से गुजरने वाले ईरान के कई जहाज पकड़े थे।
अमेरिका का आरोप है कि उन जहाजों के जरिए ईरान यमन में हूथी विद्रोहियों के लिए हथियार भेज रहा था। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ईरान अक्सर ओमान की खाड़ी के रास्ते ही हूथी विद्रोहियों तक हथियार पहुंचाता है और इसलिए वहां अमेरिका ने नजर रखने के लिए गश्त बढ़ा दी। ईरान के मीडिया का दावा है कि अमेरिका का एक टोही विमान EP-3E ईरान की हवाई सीमा में घुस आया, जिसके बाद ईरान की सेना ने उसे चेतावनी दी। ईरान के मीडिया का दावा है कि चेतावनी मिलने के बाद अमेरिका का ये टोही विमान अंतर्राष्ट्रीय सीमा में लौट गया। हालांकि अमेरिका की तरफ से ईरान के इस दावे की पुष्टि नहीं की गई। इधर हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई। लगातार हो रही बर्फबारी से वहां के कई इलाकों में तापमान माइनस में पहुंच गया, जिससे कई इलाकों में ठंड बढ़ गई। मनाली से सामने आई तस्वीरों में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आई। पेड़, मकान और पहाड़ बर्फ की सफेद चादर से ढके दिखे। वहीं बर्फबारी के बीच कुछ लोग मस्ती करते भी नजर आए। उधर फिनलैंड के नेटो में शामिल होने की तारीख तय हो गई, जिसके बाद रूस के मीडिया में फिनलैंड को सबक सिखाने की मांग उठने लगी। तुर्की की संसद में फिनलैंड को नेटो में शामिल करने से जुड़ा बिल पास हो चुका है और उसके नेटो का 31वां सदस्य बनने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। लेकिन इस ऐलान से रूस में हड़कंप मच गया। वहां के मीडिया में यह बहस का मुद्दा बन गया, जिसमें वैसी ही भाषा का इस्तेमाल किया गया जैसी यूक्रेन के लिए इस्तेमाल की गई थी, क्योंकि रूस के न्यूज चैनल ने फिनलैंड को यूक्रेन की तर्ज पर मुक्ति देने की हिमायत की। चर्चा में कहा गया कि जिस तरह से यूक्रेन को नाजी विचारधारा से मुक्ति दी जा रही है, वैसी ही कोशिश फिनलैंड में भी होनी चाहिए। यानी रूस के मीडिया में फिनलैंड का हश्र यूक्रेन जैसा करने की मांग उठी। चर्चा के दौरान पुतिन का नेटो से जुड़ा एक बयान भी चलाया गया, जिसमें वो नेटो के काम करने के तरीके पर बात करते दिखे और उन्होंने आरोप लगाया कि नेटो अपने विस्तार के लिए नाजी विचारधारा फैला रहा है। उन्होंने दावा किया कि अपने पांव फैलाने के लिए नेटो चालें चलने पर उतारू हो चुका है। Запад начинает строить новую ось, наподобие той, которая была создана. मतलब पुतिन नेटो की तुलना हिटलर की सोच और काम करने के तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि तानाशाह हिटलर जोर जबरदस्ती के दम पर कुछ भी करवाने के लिए बदनाम था और पुतिन की माने तो नेटो भी वही कर रहा है। फिनलैंड के नेटो में शामिल होने की तारीख पक्की होते ही पुतिन का यह बयान चर्चा में आ गया, क्योंकि फिनलैंड रूस का पड़ोसी देश है और वो नेटो का हिस्सा बनने जा रहा है। यानी नेटो रूस के पड़ोस में पहुंचने वाला है, क्योंकि फिनलैंड और रूस करीब 1300 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं। मतलब फिनलैंड पश्चिमी यूरोप में नेटो का सबसे बड़ा ठिकाना बनने का दम रखता है। रूस के साथ सीमा साझा करने की वजह से उस पर भी अगला यूक्रेन बनने की तलवार लटक रही थी, क्योंकि खुद रूस के मीडिया में फिनलैंड को यूक्रेन की तरह मुक्ति देने की बातें कही गई, या यूं कहें कि पुतिन फिनलैंड को अगला यूक्रेन बनाने की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि नेटो का विस्तार एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में बात होते ही पुतिन का पारा चढ़ जाता है। इसी चक्कर में उन्होंने यूक्रेन में खून की नदियां बहा दी। और फिनलैंड तो कुछ घंटों में नेटो का हिस्सा बनने वाला है, क्योंकि उधर तुर्की की संसद में फिनलैंड के नेटो में शामिल होने से जुड़ा बिल पास हो गया। तुर्की वो आखिरी देश था जिसकी वजह से फिनलैंड की नेटो सदस्यता पर पेच फंसा था, क्योंकि फिनलैंड ने कुर्द लड़ाकों को आतंकी का दर्जा नहीं दिया था। तुर्की को शक था कि फिनलैंड से उन्हें हथियार भी दिए जाते हैं। यही वजह रही कि एर्दोआन ने फिनलैंड से कहा कि वो उन्हें भरोसा दिलाए, और जब उन्हें यकीन हो गया कि फिनलैंड ने अपना वादा निभा दिया है तो वो मान गए। लेकिन तुर्की के इस फैसले ने पुतिन का मूड खराब कर दिया। रूस ने तो यूरोप में एक और जंग के संकेत भी देने शुरू कर दिए, यानी फिनलैंड में कुछ बड़ा हो सकता है, क्योंकि पुतिन गुस्से में है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, इजरायल ने सीरिया के एक एयरक्राफ्ट को मार गिराया है। जानकारी इजरायल की सेना ने दी है। उसने दावा किया कि एक अनजान एयरक्राफ्ट उसकी सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था, जिसे शूट कर दिया गया। हालांकि उसने ये माना कि सीरिया का लड़ाकू विमान किसी तरह का खतरा पैदा करने की कोशिश नहीं कर रहा था और उसने सावधानी बरतते हुए उसे शूट किया। इससे पहले इजरायल ने सीरिया के होम्स प्रांत समेत कई इलाकों पर हवाई हमले कर दिए। उसने वहां सुबह सुबह कई जगहों पर बम बरसाए। ईरान की मीडिया ने दावा किया कि सीरिया में इजरायल ने ईरान के ठिकानों को निशाना बनाया। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है अफगानिस्तान से। वहां आतंकी संगठन ISKP यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अब ईरान के आतंकियों को अपने संगठन में शामिल करने में जुट गया है, ताकि अफगानिस्तान की सत्ता पर बैठे तालिबान को चुनौती दी जा सके। पिछले कई महीनों से ISKP के आतंकियों ने तालिबान की नाक में दम कर रखा है। उसके आतंकी लगातार तालिबान के लड़ाकों को निशाना बना रहे हैं। यहां तक कि कुछ हफ्ते पहले ISKP ने एक आत्मघाती हमला कर बल्ख प्रांत के गवर्नर की हत्या भी कर दी थी,